वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले कुछ एमसीक्यू है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो उसके पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड करता है। एवरेज लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसी है वहां की। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और जो दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म्स में बात करें तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश, कौन सा नेबरिंग कंट्री ऐसा जिसकी परफॉर्मेंस भारत से बेहतर है, वो है श्रीलंका। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा मैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल फॉर्म में। ये कह रहा है अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज, मान के चलो 4 फैमिलीज हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज 5000, और इनके जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5000 मान लिया, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 4000 7000 एंड 3000, इसकी इनकम कह रहा है 4 के 4000 है, इसकी कह रहा है 7000 है और इसकी कह रहा है 3000 है। तो आपको इसकी बतानी है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिख लोगे 4000 प्लस 7000 प्लस 3000, एवरेज हम ऐसे तो निकालते हैं, और जो फोर्थ है उसको आप x मान लोगे, डिवाइडेड बाय कितने हैं 4, तो एवरेज कितना है इनका 5000 कर लेंगे। अब ये वाला तो आप मल्टीप्लीकेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6000 रुपीज। तो वो जो फोर्थ फैमिली है उसकी जो इनकम है वो होगी 6000 रुपए। अब यहां से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। What is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? जो वर्ल्ड बैंक है जब वो अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करती है तो वो कौन सा क्राइटेरिया देखती है, तो देखो नाम में ही छुपा है वर्ल्ड बैंक। अब बैंक क्या देखेगी, बैंक तो बस एक चीज देखती है, किस कंट्री पे कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है। What are the limitation of this criteria? इसकी लिमिटेशन मतलब इसकी कमी क्या है। इसकी कमी ये है कि भाई ये बस पैसे पैसे पे ध्यान देखती है, गोल्ड डिगर है ये नहीं देख रही कि वहां के कंट्री की हेल्थ कैसी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसा है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट कैसा है। तो आंसर में कैसे लिखोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इज पर कैपिटा इनकम। बस केवल वो इनकम देखती है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब वो पूछ रहा है इसकी लिमिटेशन बताओ, इसकी कमियां क्या है। द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया आर, ये कमी है, वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन इनकम एंड इग्नोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल इनकम यानी पैसे पैसे पे ध्यान देती है, इसके अलावा किन चीजों को इग्नोर करती है, जैसे लिटरेसी रेट, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसा है, वहां का हेल्थ केयर कैसा है, बच्चे कितने स्वस्थ हैं, इन सारी चीजों को वो इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब ये कह रहा है जो यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से अलग कैसे। अभी हमने देखा चिल्ड्रन, जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल एक ही फैक्टर पे ध्यान देता है, वो है केवल पैसा, इनकम। लेकिन जो यूएनडीपी है इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि वहां के जो लिटरेसी रेट क्या है, वहां का हेल्थ स्टेटस क्या है, वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब वो सारी चीजें देखता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से देखो, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, पूरा का पूरा देख रहे हो, ये इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये जो मैंने रेड में लिखा है पूरा क्वेश्चन से लिखा है। बिकॉज द वर्ल्ड, यहां पे वर्ल्ड के बाद आएगा बैंक, वर्ल्ड बैंक मेक्स इट्स क्राइटेरिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्योंकि भाई जो वर्ल्ड बैंक है वो जो अपना क्राइटेरिया रखती है वो केवल इनकम पे रखती है, बस पैसे पे रखती है और इसको कुछ नहीं देखती। जबकि while UNDP's criteria include, जबकि UNDP का जो क्राइटेरिया है वो पैसे के साथ साथ वो लिटरेसी रेट को भी देखती है, वो हेल्थ केयर को भी देखती है और वो इन्फेंट मोर्टिलिटी, तो हेल्थ स्टेटस को भी देखेगी एंड एजुकेशन लेवल अलोंग विद पर कैपिटा इनकम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा बेहतर है, वर्ल्ड बैंक का या यूएनडीपी का, तो आपको आंसर लिखना है यूएनडीपी का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो केवल पैसे पे फोकस करती है, बल्कि और जो यूएनडीपी है वो पैसे के साथ साथ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं और उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो हर चीज को देखती है। Why do we use average? हम एवरेजेस क्यों यूज करते हैं? Are there any limitations to their use? क्या इसका कुछ नुकसान भी है? Illustrate with your own example related to development. अपने एक एग्जाम्पल से समझो।
तो चिल्ड्रन हम यहाँ पे देखो एवरेज क्यों यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है अमेरिका। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये बताओ क्या जो रिसोर्सेज होंगे जो यहां पे प्रेजेंट हैं और यहां पे रिसोर्स, हो सकता है कि यहां पे ज्यादा रिसोर्स होने के बावजूद भी इनको वो कम पड़े इंडिया वालों को, क्योंकि हम पॉपुलेशन में नंबर 1 में, और इनके रिसोर्स कम होते हुए भी इनके लिए हो सकता है वो ज्यादा पड़े, तो ये एवरेज होता है। इसको यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली ये रही फैमिली नंबर ए और ये है फैमिली नंबर बी। फैमिली नंबर ए में केवल 4 मेंबर हैं, इसमें 8 मेंबर हैं, ठीक है, मान के चलो। तो अब मान के चलो यहां पे भी पापा कमाने वाले, यहां पे भी इनकी भी इनकम 20,000 रुपए है, इनकी भी इनकम 20,000 रुपए है, लेकिन यहां पे लोग केवल 4 हैं, तो यानी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 5,000 आ गई पर पर्सन। और यहां पे कितनी आई, केवल 2,500 आई, क्योंकि ये 8 लोग थे 20,000 में। अब आप बताओ किसका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो ओबियस बात है इस फैमिली का, फैमिली ए का लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए हम एवरेज का यूज करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, सो कैलकुलेटिंग द एवरेज हेल्प्स इन गेटिंग द एस्टिमेटेड आंसर। क्योंकि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए एक एवरेज को काउंट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या एवरेज का कोई लिमिटेशन भी है। एवरेज डू नॉट टेल अस अबाउट सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज और पर्सन और थिंग्स। हाँ, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है मोटा मोटा आइडिया तो दे देता है, लेकिन प्रॉपर सिमिलरिटी या डिफरेंस नहीं बताता किसी भी कंट्री के बीच में या लोगों के बीच में। इसको आप इमेज से समझो। अब भारत में तो यार अनिल अंबानी भी रहता है और भारत में एक सिंपल आम आदमी भी रहता है, मेरी तरह आपकी तरह। तो जब हम एवरेज लगाएंगे तो उन्होंने तो इंडिया का एवरेज लगा लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अनिल अंबानी का जो लाइफ स्टाइल होगा वो बिल्कुल अलग होगा और एक दूसरा जो कॉमन मैन है उसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। तो एवरेज से बस हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिलता है, उससे प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिलती। अंबानी एग्जाम्पल देना था, इन्होंने कहा था इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल से समझाओ। तो अंबानी एंड अ कॉमन शॉपकीपर बोथ आर इंडियन, अनिल अंबानी और शॉपकीपर दोनों ही इंडियन हैं, बट लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ इज जस्ट पोल्स अपार्ट। लेकिन दोनों का अगर मुकेश अंबानी का और उस शॉपकीपर का लाइफ स्टाइल देखा जाए तो बिल्कुल अलग अलग है। सो वी कैन से दैट एवरेज जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो एवरेज है एक रफ आइडिया दे देता है एंड डू नॉट कन्वे द एग्जैक्ट फिगर। जो एग्जैक्टली क्या चल रहा है बिल्कुल वो तो बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। ये कह रहा है भले से केरला पैसे के मामले में पंजाब से पीछे हो, पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम हो केरला की, लेकिन अगर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, तो पंजाब से कहीं आगे है। Hence, per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. अब ये कह रहा है कि स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम केवल पैसों से नहीं नाप सकते, पैसों से केवल मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप इस वाली बात से सहमत हो? हाँ भाई बिल्कुल सहमत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये वाला एग्जांपल देखा था कि वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि केवल एक चीज देखती है, पैसा कितना है किस कंट्री पे है, वो ये नहीं देखती हेल्थ स्टेटस क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है ना, जबकि देखा तो सब चीज जानी चाहिए ना। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे आई कंप्लीटली अग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट, मैं पूरी तरह से स्टेटमेंट से अग्री करता हूं दैट पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन से पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स, पूरा क्वेश्चन से लिख दिया। अब ये कह रहा है डिस्कस करो इस बात को अगर आप अग्री हो। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये बेटर है केरला में इन कंपैरिजन टू हरियाणा एंड पंजाब। सॉरी यहाँ पंजाब आएगा क्योंकि उसने पंजाब पूछा। क्लियर हो रही है सारी चीजें भाई? इस चीज को ऐसे समझो, मान के चलो मैथ में तो तुम्हारे आ गए 95, लेकिन हिंदी में तुम्हारे 30 आ गए, इंग्लिश में तुम्हारे 40 आ गए, तो ये क्या अच्छे नंबर थोड़ी है भाई। हो चलो मैथ में एक बार को 80 हो जाते, लेकिन इनमें भी तो 75, यानी कि लाइफ का हर एस्पेक्ट जरूरी है, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। चिल्ड्रन आप क्लास 10th में आ गए हो, आपके होम जो एग्जामिनेशन होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोला जाता है, वो भर भर के आएंगे आपके एग्जाम में। एमसीक्यू चैनल जो इंग्लिश बाबा का है उस पे 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपको हर चैप्टर के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है
आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। अब ये कह रहा है आज की डेट में भारत के लोग कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं। देखो हम कोयला यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस हमारे घरों में यूज होती है, यो यूज कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं गाँव में, यही तो यूज कर रहे हैं। What could be the other possibilities 50 years from now? आज से 50 साल बाद क्या सोर्सेज होंगे? भाई डीजल पेट्रोल तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। उस टाइम पे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये ही हमारे काम आएगी। तो आंसर लिखेंगे, पहले तो ये लिख दो। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया, पूरा क्वेश्चन से आर फायरवुड लकड़ी है, कोल कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। अब ये पूछ रहा है अदर पॉसिबिलिटीज 50, दी अदर पॉसिबिलिटीज 50 इयर्स फ्रॉम नाउ कैन बी, क्या होगी? सोलर एनर्जी हो सकती है, अभी हमने देखा था ना, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी विंड एज सोर्स फॉर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स, क्योंकि उस टाइम पे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो शायद खत्म हो जाएंगे, उस टाइम पे हमारे पास सोलर एनर्जी होगी और विंड एनर्जी ही होगी। चिल्ड्रन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से शायद आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो प्लीज मैं 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? याद करो, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें वाइजली यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर है तो आज की डेट में उड़ा दिया, क्योंकि अगर हम वाइजली यूज करेंगे तभी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए हम ये रिसोर्सेज को छोड़ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि पेट्रोल भी कोई चीज होती थी, डीजल भी कोई चीज होती थी। आंसर कैसे लिखेंगे पूरा? The issue of sustainability is important for development because if the natural resources are not used carefully, अगर हमने अपने पेट्रोल को, डीजल को, कोल को, फायरवुड को अच्छे से यूज नहीं किया, they may not be available for future generation, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल होंगी नहीं, सारी की सारी हम ही खा जाएंगे, हम ही खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। The earth has enough resources to meet the needs of all but not to satisfy the greed of even 1%। गांधी जी ने भी ये वाली बात कही थी, इस अर्थ में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ? कैसे ये स्टेटमेंट रेलिवेंट यानी बिल्कुल सही है? देखो पूरा क्वेश्चन से, द स्टेटमेंट क्या, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ पूरा पर्सन तक लिख दिया, इज कंप्लीटली रेलिवेंट, ये वाली बात बिल्कुल सच है इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज हो गए फिर नहीं बन सकते। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम वाइजली। अब तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको बड़े ही अच्छे तरीके से यूज करें, ओनली टू मीट देयर नीड्स एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। अगर हाँ हमको जरूरत है, आपने सुना भी होगा, मम्मी पापा कई बार कहते हैं बेटा कमरे से बाहर आ रहे हो तो लाइट ऑफ कर दो, कमरे से बाहर आ रहे हो तो पंखा ऑफ कर दो। ऐसा नहीं है कि गर्मी में बैठे रहो, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो कम से कम उस टाइम पे तो हम खर्च ना करें। इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड नाउ, अगर अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज नहीं किया गया, द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट बी एबल टू यूज देम फॉर देयर नीड्स, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको यूज नहीं कर पाएंगी, which will result in the downfall of a development of a country। और आपको पता है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां के रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो कम जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है? बढ़ते हुए व्हीकल्स की जो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है उससे हो रहा है, हम लगातार जंगलों को, पेड़ों को काटते जा रहे हैं उससे हो रहा है, माइनिंग हो रही है जरूरत से ज्यादा, इलीगल माइनिंग हो रही है उससे हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है उससे हो रहा है। तो आंसर में बस ये लिखते हैं। तो पूरा क्वेश्चन से अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड अस। नंबर 1,
पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, अभी हमने देखा था इंडस्ट्रियल वेस्ट जो अपना वेस्ट को वाटर बॉडीज में निकाल देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है और सॉइल इरोजन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, और इन्होंने ऑप्शन दिया है हैज और हैज नॉट। तो चिल्ड्रन सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती लेकिन बस एक सर्विस दी जाती है। अब इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है या नहीं, तो इंक्रीज नहीं हुआ, राइट आंसर है हैज नॉट। इसको समझो यहां से, सपोज करो सेकेंडरी सेक्टर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, मान के चलो टी शर्ट बन रही है, कोई कपड़ा बन रहा है, तो देख लो कितने सारे लोग लगे हुए हैं, हर आदमी अलग अलग कपड़ा बनाने में लगा हुआ है। लेकिन टर्सरी सेक्टर, मान के चलो सर्विस सेंटर में कोई मैडम बैठी है कॉल सेंटर में, तो भाई एक ही एम्प्लॉय से 500,000 लोगों की जो क्वेरीज है कि हमारा फोन नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहे, समझ में आ गया। तो टर्सरी सेक्टर क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। अभी देखो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर में चीजें प्रोड्यूस होती हैं कुछ ना कुछ, सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में केवल सर्विस प्रोवाइड होती है, कुछ बनता नहीं है। तो राइट आंसर होगा टर्सरी। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश सेक्टर एंजॉय द जॉब सिक्योरिटी। इन दोनों फिगर को देखो, किसकी जॉब ज्यादा अच्छी है, नंबर 1 वाले की या नंबर 2 वाले की। आप कहोगे सर नंबर 2 वाला एसी में भी बैठा है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहां पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी रहती है। भाई इस आदमी को तो 5 दिन का काम मिल गया, हो सकता है फिर 10 दिन फिर काम ना मिले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। नेक्स्ट, अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देख लो कितने सारे लोग हैं जो इंडिया के अंदर एज अ लेबर काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो राइट आंसर होगा लार्ज। कॉटन इज डैश प्रोडक्ट। कॉटन तो भाई नेचुरल है, पेड़ पे उगती है, प्लांट होता है इसका, तो यहां पे आ जाएगा नेचुरल। एंड क्लोथ इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और क्लोथ को कहां पे बनाया जाता है, भाई उसको तो फैक्ट्री में बनाया जाता है ना। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है। सो राइट आंसर होगा इंटरडिपेंडेंट। भाई देखो अगर ये प्राइमरी सेक्टर वाले कॉटन नहीं बनाएंगे तो क्या कॉटन की टी शर्ट बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। और अगर कॉटन की टी शर्ट नहीं बन पाएगी तो क्या उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी कि तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। फिर ये फिलअप देख लो, दिस सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है, जैसे गन्ना है, शुगर केन है, तो शुगर केन कहां बनेगा, प्राइमरी सेक्टर में बनेगा ना भाई। तो इसको बोला जाएगा अगर नेचुरल प्रोसेस यूज होंगी तो प्राइमरी सेक्टर। जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स बने, जो भी सर्विसेज हुई। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का जो शेयर था 2003 में वो था बिटवीन 50% टू 60%। अब चिल्ड्रन यहां मैच द कॉलम है, तो सीधे इसके आंसर देखते हैं। तो अनइरिगेटेड लैंड का जो आंसर है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। अगर भैया पानी नहीं पहुंचेगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट बना सकती है। किसानों को प्रॉब्लम रहती है कि उनको कम प्राइस मिलता है, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान से खरीद ले ताकि किसान को अच्छा पैसा मिल जाए। डेट बर्डन, मतलब कई बार किसान पे कर्जा हो जाता है क्योंकि उधार ले लेता है, तो इस केस में बैंक ने क्या कर सकती है, बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट। बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, बहुत ही कम ब्याज पे उनको क्रेडिट दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। नो जॉब इन ऑफ सीजन, कभी कभी ऑफ सीजन आता है उसमें नौकरी नहीं मिलती, तो क्या कर सकते हैं, सेटअप एग्रो बेस्ड मिल्स, उसमें उनको काम मिल सकता है। कंपेल टू सेल देयर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर सून आफ्टर हार्वेस्ट, जैसे ही फसल कटती है तो उनको पैसे की जरूरत होती है, तो जल्दी से वो लोकल ट्रेडर्स को ही भेज देते हैं उल्टे सीधे दामों में। तो इसमें क्या कर सकती है, जो हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है वो उसको दे सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये उनके वो है। अब चिल्ड्रन एक क्वेश्चन है कि भाई फाइंड आउट द ऑड वन। तो क्वेश्चन है पहला, टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर और पॉटर। धोबी कपड़े धोता है, टेलर कपड़े सिलता है, सॉरी धोबी कपड़े धुलेगा,
टेलर कपड़े सिलेगा और पॉटर क्या बनाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। तो ये तीनों ही देखो अपने पर्सनल वर्क है, ठीक है। लेकिन जो टूरिस्ट गाइड है इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसको पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके ये टूरिस्ट गाइड बनता है, इसको एक अलग नॉलेज होती है, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर का पार्ट आ गया। लेकिन धोबी बस उसने कपड़े धोए, टेलर ने कपड़े सिल दिए, पॉटर ने मतलब बर्तन बना दिए। तो ये है टूरिस्ट गाइड ऑड। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल, लॉयर। अब देखो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया और लॉयर हो गया, तीनों ही टर्सरी सेक्टर में आते हैं, थर्ड सेक्टर में। लेकिन वेजिटेबल वेंडर इसमें नहीं आता। तो ये हो गया। पोस्टमैन, सोल्जर, पुलिस और कांस्टेबल, ये चारों ही गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन कोबलर कौन होता है, मोची होता है। मोची तो यार गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऑड वन आउट है। एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। लेकिन जेट एयरवेज जो है वो एक प्राइवेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी इज यूजफुल। तो ये कह रहा है जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हमने उसको जो क्लासिफाई किया है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, क्या ये यूजफुल है? अरे भैया बिल्कुल यूजफुल है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से कितना बिजनेस आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंडरी बिजनेस से क्या आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टर्सरी सेक्टर से क्या आ रहा है ये भी हम। इसके साथ साथ हमको ये भी पता चल सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस काम कर रहा है और टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस है। तो इसका आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज यूजफुल। ये वाली लाइन हमने यहीं से बनाई है। चिल्ड्रन याद रखना, जब भी सोशल साइंस में क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे तो आधी लाइन तो आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट कर देनी है इन फॉलोइंग वेज। तो नंबर 1 ये 3 पॉइंट्स लिखना है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। भाई हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन काम कर रहा है और टर्सरी में कौन काम कर रहा है। नंबर 2, इट गिव्स द डेटा अबाउट जीडीपी। भाई हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमें प्राइमरी सेक्टर से कितना जीडीपी आया, सेकेंडरी से कितना जीडीपी आया और टर्सरी से कितना आया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग द पर कैपिटा इनकम। भाई पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि ऑन एन एवरेज जो पर पर्सन की जो इनकम निकल के आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों बातें हमको पता चल जाती हैं, तो इसलिए ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, for each of the following sector that we came across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है सेक्टर्स वाइज तो ठीक है, लेकिन जीडीपी पे और एम्प्लॉयमेंट पे ही क्यों सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? चिल्ड्रन जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया जहां पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा जिस कंट्री के अंदर, उसका जो डेवलपमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। और जिस कंट्री के जितने ज्यादा लोग जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, भाई नौकरी करोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो टैक्स दोगे, उस टैक्स से हमारा ही कंट्री क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इसीलिए जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहले तो हम ये लिख देंगे, वी फोकस मोर ऑन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। ये 2 रीजन लिख देने हैं। नंबर 1, वी कैन कैलकुलेट कंट्रीज ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी। भाई हमको जीडीपी मिल गई तो प्रोडक्टिविटी पता चल गया। नंबर 2, वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट कंट्रीज ऑल ओवरऑल इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के बारे में हमें पता चलता रहता है, तो हम क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे पूरे कंट्री की क्या इनकम निकल के आ रही है वो भी निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, कुड देयर बी अदर इश्यूज विच शुड बी एग्जामिन्ड। क्या इसके अलावा, जीडीपी के अलावा, एम्प्लॉयमेंट के अलावा क्या कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको हम एग्जामिन कर सकते हैं? हाँ, कुछ और इश्यू और हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, पोवर्टी यानी गरीबी और फूड प्रोडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और गरीबी जितनी कम से कम हो उतना बेटर है, और फूड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज टर्सरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर। अब जो टर्सरी सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग कैसे है, इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला चार्ट देखेंगे। यहां पे देखो चिल्ड्रन, अगर आप प्राइमरी सेक्टर में देखो और सेकेंडरी सेक्टर में देखो तो कुछ चीज आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में मिलती है। जैसे मैं बिस्किट लेने गया तो मैंने दुकानदार को पैसे दे दिए और मुझे बिस्किट मिल गया, तो मुझे कोई चीज मिली। मैं शर्ट लेने गया तो मुझे शर्ट मिल गई, दुकानदार को पैसे मिल गए। दूध देने वाला दूध देने आया, मुझे दूध मिल गया, उसको पैसे मिल गए।
लेकिन टर्सरी सेक्टर में केवल सर्विस मिलती है। भाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो उसने मुझे कुछ दिया नहीं, बस उसने मुझे यहां से यहां छोड़ दिया और 20 रुपए ले लिए, ठीक है, तो केवल सर्विस है। तो ये अलग कैसे है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लो। सबसे पहले एक तरफ लिख लो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, एक तरफ लिख लो टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें लिख देना गुड्स आर प्रोड्यूस, इसमें सामान कुछ प्रोड्यूस होता है, इसमें गुड्स कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड, इसमें सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, सीधे वो सामान प्रोवाइड करेंगे, इसमें सर्विस प्रोवाइड होती है, इसीलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज लेस, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे वो कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। और टर्सरी सेक्टर से सबसे ज्यादा जीडीपी में वो आता है। इसके एग्जांपल में लिख देना फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके एग्जांपल में लिख देना ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अर्बन का भी एग्जांपल देना है, शहर का भी और रूरल एरिया का भी। तो भाई पहले इस फिगर को देखो, अब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 लोग लगे हुए हैं इस खेत को प्लो करने में, क्या करने में, प्लो करने में। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे एक्चुअल काम तो बैल कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं 5 लोगों में से 3 को हटा भी दूं और मेरे पास 2 लोग रह जाएं तो भी मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि इन बचे हुए 3 लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, तो इन्होंने सोचा चलो हम भी खेत में काम कर लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो खेत से जो इनकम आएगी, सपोज करो 50,000 रुपए आनी थी, जो 2 लोगों को बटती तो 25-25 हजार हो जाते, लेकिन अब वो अल्टीमेटली 5 लोगों में बटेगी तो 10-10 हो जाएगा। तो ये है डिसगाइज्ड, यानी कि दिख नहीं रहा, लग ऐसा रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम 2 लोगों का है वो 10 आदमी कर रहे हैं, 5 आदमी कर रहे हैं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। इसका एक अर्बन एग्जांपल समझो, मान के चलो शहर में एक छोटी सी दुकान खुली हुई है, ठीक है। अब वो दुकान इतनी छोटी है कि भैया उसको एक आदमी हैंडल कर सकता है, लेकिन उसी पे पापा बैठ रहे हैं, उसी पे मम्मी बैठ जाती हैं, बच्चा आ गया ट्यूशन से वो बैठ जाता है, भाई आ गया ट्यूशन से वो बैठ जाता है, मतलब एक आदमी का काम है और 4-4 आदमी उसी काम को कर रहे हैं। तो ये भी है डिसगाइज्ड। अब देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख देना, केवल 2 लाइन की है। When more people are involved in a work which can be done by less number of people, यानी कि जो काम 2 आदमियों का है, कम लोगों का है, उसमें अगर ज्यादा लोग लगे हुए हैं और सेम आउटपुट आ रहा है तो वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका एग्जांपल दे दो, पहले रूरल एरिया का दे दो, 5 people working in a small farm land, एक छोटी सी लैंड पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, which can be easily done by 2 people, जो काम 2 लोग आसानी से कर सकते हैं, भाई साहब उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फार्म का, है ना, ये वाला। दूसरा रूरल, उन्होंने अर्बन का मांगा है, ऑल फैमिली मेंबर्स आर हैंडलिंग अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान को भाई साहब पूरे घर के सारे मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन सब लगे हुए हैं, विच कैन बी इजिली हैंडल बाई 1 पर्सन, जो एक आदमी का काम है। हो सकता है अगर उसको मम्मी हैंडल कर लेती तो पापा कहीं बाहर जॉब कर सकते थे और एक और कमाई का जरिया, एक और इनकम हो सकती थी, ठीक है। तो ये होता है डिसगाइज्ड। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज तो हमने अभी देखा कि जिसमें लगता है ऐसा कि भाई सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा होते हैं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें आदमी के पास डिग्री भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, काबिल भी है, लेकिन उसको नौकरी ही नहीं मिल रही, वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ओपन एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। ओपन एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, इज एजुकेटेड बट इज अनेबल टू गेट वर्क। भाई आदमी काम करना भी चाहता है, पढ़ा लिखा भी है, डिग्री भी है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, ये तो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ ही लिया, जब व्हेन मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अ वर्क व्हिच कैन बी डन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। कर दोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टर्सरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एन सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी में जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। डू यू अग्री? और भाई साहब हम अग्री करते हैं, हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, हम पूरी तरह से डिसअग्री करते हैं इस बात से। अब आप कहोगे सर कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको गूगल की एक रिपोर्ट दिखा दूं 2022 की। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2023 चल रहा है। अगर आप 2022 का डेटा देखो तो प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी जनरेट हुआ वो हुआ 21.2%, सेकेंडरी से हुआ 24.29, अकेले टर्सरी सेक्टर से भाई साहब 53.89, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर मिला भी दोगे ना तो भी टर्सरी से ज्यादा नहीं है, टर्सरी 53.89 है। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था?
कि यार टर्सरी सेक्टर उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ ना, टर्सरी तो भाई सबसे ज्यादा कर रहा है। तो आंसर देख लो, आई डू नॉट अग्री एट ऑल, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इफ वी चेक द डेटा ऑफ 2022 का डेटा उठा के देखें, वी फाइंड दैट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो 53.89 जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है केम फ्रॉम टर्सरी सेक्टर, वो टर्सरी सेक्टर से ही आया है। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई प्लीज यार एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, थोड़ा सपोर्ट करो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जो सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर में 2 तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से? हाईली स्किल्ड लेबर और लेस स्किल्ड लेबर। हाईली स्किल्ड लेबर में कौन आ गया? टीचर्स आ गए, बैंकर्स आ गए, आईटी ऑफिशियल आ गए, यूट्यूबर्स आ गए। लेस स्किल्ड में भाई इलेक्ट्रिशियन आ गए, प्लम्बर आ गए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में आए तो इतना लिख देना, अगर वो 3-4 नंबर में पूछता है तो इसमें थोड़ा सा ये बात और लिख देना, ठीक है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू अग्री विद दिस व्यू? कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट का मतलब है उसको मारा पीटा नहीं जाता, उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाएगा, पैसे उनको कम दिए जाएंगे, उनको कभी काम मिलेगा कभी। अब यहाँ पे ये 2 इमेजेस देखो, क्या लग रहा है आपको इनको देख के कि भाई इनको जो भी काम मिलेगा ना ये बेचारे कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको अपनी फैमिली को चलाना है, ठीक है। तो यहां देखो आंसर, यस, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। दिस वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, यहीं से क्या नंबर 1 पॉइंट लिख देना, दे आर नॉट पेड फॉर ओवर टाइम वर्क। कभी कभी होता है कि 5 बजे काम खत्म हो गया लेकिन 7 बजे तक काम करवा लिया, एक्स्ट्रा टाइम के लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, हालांकि गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना रखे हैं कि इतने पैसे मिनिमम मिलेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं, लेकिन कौन फॉलो कर रहा? कोई नहीं फॉलो कर रहा। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, भाई 5 दिन का काम मिल गया फिर पता नहीं 10 दिन काम मिले ना मिले, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। दीज वर्कर्स आर वेरी पुअर सो दे गेट रेडी टू वर्क इवन इन लो वेजेस, ये बेचारे इतने गरीब होते हैं कि कम सैलरी में भी, कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर दी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस? अब यार यहां देखो, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं, बढ़िया ऑफिस के अंदर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है, सब लोग सूट बूट पहने हुए हैं, और एक बेचारा ये मजदूर है, सड़ी गर्मी में बेचारा काम कर रहा है, पानी है नहीं है, और अच्छी हेल्थ कंडीशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, on the basis of employment condition the activities in the economy are classified into organized and unorganized। 2 सेक्टर्स में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख देंगे, दूसरी तरफ लिख देंगे अनऑर्गेनाइज्ड। तो हाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, हाई सैलरी मिलेगी, इसमें क्या होगा, जो सैलरी होगी लो होगी। दूसरा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर थोड़ा ज्यादा भी काम करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। इसमें भाई साहब आपको प्रॉपर हॉलीडेज मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, इसमें हर दिन काम करना पड़ेगा। इसमें एक बार नौकरी लग गई, एक बार काम पे लग गए तो 2-4 साल की छुट्टी, फिर आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या इनस्टेबिलिटी है, 5 दिन का काम मिल गया फिर हो सकता है 10 दिन काम ना मिले। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशंस हैं? भाई इसका आंसर पूरी की पूरी ये वाली टेबल बना देना बस, ठीक है, मजा आ गया। एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 2 क्वेश्चंस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2002। अब चिल्ड्रन नरेगा लिखा आ जाए या मनरेगा लिखा आ जाए, कंफ्यूज मत होना, बस मनरेगा में का मतलब है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है जो गांव में रहने वाला हमारे नवयुवक लोग हैं जो 18+ हैं उनको क्या मिले, उनको काम मिलना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा
उनको काम मिलना, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 100 डेज का आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे, और आप वो भी आपके घर के 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर। कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मान के चलो काम नहीं दे पाती, तो 100 डेज की जो सैलरी है गवर्नमेंट वो देगी ही देगी। तो इससे क्या क्या फायदे हुए हैं, आंसर देखो। टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरिया पीपल। अब 365 दिन होते हैं, 365 में 100 दिन की गारंटी तो किसने ले ली, गवर्नमेंट ने ले ली। The act is now implemented in around 625 districts in India. Children, अगर आप अपनी CBSE की बुक उठा के देखोगे तो उसमें शायद 225 या 230 मिलेगा, लेकिन ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ 2023 का। जो मनरेगा या नरेगा जो एक्ट है वो इस टाइम इंडिया के लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। If the government fails to pay any employment, government will pay 100 days wages. सपोज करो अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाती या काम नहीं दे पाती, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 100 दिन का पैसा घर बैठे भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एक्टिविटीज एंड फंक्शन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एक तरफ डाल देना प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ लिख देना पब्लिक सेक्टर। ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, इसकी मालिक कौन है, प्राइवेट कंपनीज। इनको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कोई भी चीज लेने जाओगे थोड़ी महंगी मिलेगी, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे भाई महंगा इलाज होगा। यहाँ पे द रेट्स आर लोअर, थोड़ा जो प्राइस होते हैं कम होते हैं। एग्जाम्पल देख लो प्राइवेट सेक्टर के, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जियो हो गया, और यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। Next question. Give 3 examples of public sector activities and explain why the government has taken up them. तो पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है और क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके 3 एग्जांपल दे दो। पहला है रेलवेज, दूसरा है एनटीपीसी और तीसरा है एम्स। तो रेलवे क्या कर रही है, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एट चीप रेट। आप देखो अगर आप ट्रेन से सफर करते हो तो आपको काफी कम पैसों में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। एनटीपीसी क्या है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर रेट। अब सरकार की ये कोशिश रहती है कि उन लोगों के पास भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा पैसा, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचे और वो भी कम से कम दामों में। एम्स आपने सुना होगा, लोग अपने बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस एट अ चीप रेट, बहुत ना के बराबर पैसों में एक टॉप क्वालिटी सर्विस देना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में जो पब्लिक सेक्टर होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 1, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप देखो गवर्नमेंट जॉब निकालती है नहीं निकालती, बैंक में जॉब निकालती है, टीचिंग की जॉब निकालती है, हर सेक्टर में जॉब निकालती है। नंबर 2, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। भाई जब जॉब निकलेंगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई प्रोजेक्ट आया उस पर लोगों को काम मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। इट इज इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम। आप देखो गवर्नमेंट ना भेदभाव नहीं करती है। अगर कोई पोस्ट निकली है, मान के चलो उसमें 100 पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे सबकी जो इनकम होगी वो बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी ज्यादा होगी या इसकी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, वेजेस, सेफ्टी, हेल्थ। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आप वहां से लिख दोगे, थोड़ा सा आप इसमें ये भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है ना, सबको सारी चीजें मिलती हैं। द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स नीड बेटर वेजेस, मतलब वेजेस का मतलब उनकी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। देन ओनली द एंटायर नेशन कैन डेवलप। ठीक है, तभी पूरा नेशन डेवलप हो सकता है। अगर आप चाहो, अगर ये थोड़ा लॉन्ग में आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हो कि इनको पुअर वेजेस मिलता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो इनको कोई हेल्थ सेफ्टी नहीं मिलती, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी खराब रहती हैं। नंबर 2, इनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कभी कभी जहां हाई रिस्क होता है वहां पे उधार लेना बोरोवर के लिए, जिसने उधार लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे, इसको इमेज से समझो। मान के चलो ये पुअर किसान है, ये वाला, ठीक है, ये किसी साहूकार या मनी लेंडर के पास जाता है गांव में, इससे ये कहता है बाबूजी मुझे आप पैसे दे दो 50,000 40,000, बीज लाने हैं, फसल बोनी है दोबारा से। ठीक है,
अब एक तो जब इसने लोन दिया इसको तो हाई इंटरेस्ट पे दिया, मतलब ब्याज बहुत ज्यादा ली, और किसी तरह से किसान ने अपना बीज वगैरह बोए, लेकिन किसी वजह से फसल खराब हो गई, तो अब उल्टा चक्कर पड़ गया। क्या हो गया, एक तो इसके जो पैसे लौटाने हैं वो देने हैं, और उस पे जो ब्याज है वो लेनी है। ऐसे चक्कर में क्या होता है कि वो आदमी अब किसी दूसरे आदमी के पास जाता है उधार मांगने। इस तरह से वो एक आदमी से उधार लेता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। इसको बोला जाता है डेट ट्रैप। वो उधार के चक्कर में फंसता चला जाता है। और कई बार तो इस तरह की रिपोर्ट भी देखने को आई है कि कई बार फार्मर्स ने जो इंटरेस्ट या लोन नहीं दे पाए उन्होंने सुसाइड तक कर ली। तो इसमें आंसर कैसे लिखेंगे पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से, क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर इन द फॉलोइंग। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द क्रेडिट। अब यहां पे देखो, हाई इंटरेस्ट मतलब इसने जो इसको लोन दिया था वो बैंक की तरह लोन नहीं दिया, हाई इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा ब्याज पे लोन दिया था, तो ब्याज बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, in case the borrower is unable to repay the loan, he takes loan from other person and gets trapped in debt trap। कई बार ऐसा होता है, अगर बोरोवर जिसने उधार लिया था वो उसका पैसा नहीं दे पाता तो वो किसी दूसरे के पास जाता है। तो इस तरह से वो उधार के जो चक्र है इसी चक्र में फंसा हुआ रह जाता है। और अगर 2021 की हम एक रिपोर्ट देखें तो कई बार ऐसी बातें भी सामने आई, मैनी टाइम्स द बोरोवर इवन कमिट सुसाइड। कई बार तो बोरोवर क्योंकि उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप 3 पॉइंट लिखाएंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो डबल कोइंसिडेंस क्या होती है, जैसे जब पैसा नहीं आया था तो बार्टर सिस्टम चलता था। मान के चलो इस आदमी के पास फ्रूट्स है, इसके पास हैन मुर्गी है। अब ये चाहता है कि मुझे मुर्गी मिल जाए, ये कह रहा है कि मुझे फ्रूट्स मिल जाए, तो ये अपनी मुर्गी इसे दे देगा और फ्रूट्स इसके बदले में इसे दे देगा। यहां तक तो बात सही थी। अब मान के चलो इस आदमी को फ्रूट चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कहता है भैया मुझे हैन नहीं चाहिए, हैन तो मुर्गियां तो मेरे घर में बहुत है। तो क्या ये डील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो पैसा क्या करता है, इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। जैसे आप दुकान पे गए मैगी लेने, आपने 15 रुपए दिए, 16 रुपए दिए, जितने का भी मैगी आ रहा है, और आपने मैगी ले ली या चावल ले लिए। अब दुकानदार उस 15 रुपए को सेव करे, उसको किसी दूसरे काम में लगाए, वो उसका मन है, क्योंकि वो उससे कुछ भी खरीद सकता है। समझ आ गई मेरी बात? तो आंसर कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखनी, ये दोनों लाइन आपको नहीं लिखनी। ये पूछ रहा है हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट। मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज अ पर्सन हु गेट्स मनी, क्योंकि जिस इंसान को पैसा मिल रहा है, कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी, वो उस पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। भाई वो जो 15 रुपए हम दुकान पे दे के आए मैगी के एक पैकेट के, अब वो 15 रुपए में कुछ भी खरीदे, उसको सेव कर ले, उससे कोई दूसरी चीज खरीद ले, उसको पेटीएम में डाले, वॉट एवर ही कैन डू। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझो। इफ आई वॉन्ट टू बाई 1 kg राइस फ्रॉम अ शॉप, अगर मैं किसी दुकान से 1 किलो चावल खरीदता हूं, आई कैन सिंपली बाई इट बाय पेइंग मनी, मैं इसको पैसे देकर खरीद सकता हूं। एंड द शॉपकीपर कैन परचेज एनीथिंग फ्रॉम दैट मनी। मान के चलो मैंने 100 रुपए किलो चावल लिए, तो वो जो 100 रुपए मैंने दुकानदार को दिए, वो उन 100 रुपए से कुछ भी खरीदे, सेव करे, कुछ भी करे, ठीक है, और मे सेव दैट मनी, वो कुछ भी कर सकते। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक उन लोगों के साथ कैसे मीडिएट करता है जिनके पास पैसा ज्यादा होता है और जिनके पास पैसा कम होता है। चिल्ड्रन, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, जिसपे बैंक उनको क्या देता है, इंटरेस्ट, ब्याज देता है। जैसे मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, ठीक है, तो बैंक ने 1 साल के बाद मुझे कितना दे दिया, 1,06,000 रुपए दे दिया, यानी 6,000 रुपए मुझे ज्यादा मिल गए, इंटरेस्ट मिल गया मुझे। लेकिन मान के चलो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, किससे, बैंक से। तो बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट लिया 12-13%, यानी कि मैंने बैंक से लिया था 1 लाख और मुझे बैंक को लौटाना पड़ेगा 1,12,000। तो यहां पे देखो इस तरह से बैंक पैसा कमाती है। बैंक ने हमको तो दिया 6,000 रुपए इंटरेस्ट आपको जब आपने 1 लाख रुपए, लेकिन अगर बैंक से 1 लाख रुपए लिया तो बैंक ने 12,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो 12 - 6 यानी कि 6,000 का बैंक को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह से बैंक काम करती हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिनके पास ज्यादा पैसा है, डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक
एंड गेट सम इंटरेस्ट ऑल्सो, उनको उस पर कुछ ब्याज मिल जाती है, जैसे अभी हमने बताया था. वाइल हु नीड मनी टेक्स लोन्स फ्रॉम बैंक, जिनको पैसों की जरूरत होती है वो बैंक से लोन ले लेते हैं. ऑन विच बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट, लेकिन बैंक जो खुद से इंटरेस्ट लगाता है जब लोन देने पे आता है तो वो हाई इंटरेस्ट लेता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिपॉजिट 1 लाख इन बैंक फॉर ईयर, अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हो बैंक में 1 साल के लिए, बैंक माइट गिव यू एन इंटरेस्ट ऑफ 5 to 6%, यानी 1 लाख के 1,05,000 1,06,000 रुपए वो आपको दे देगा. बट इफ यू टेक लोन ऑफ 1 लाख, बैंक विल चार्ज यू अराउंड 11 to 12% इंटरेस्ट. लेकिन अगर आप बैंक से लेते हो 1 लाख रुपए तो वो 12% का इंटरेस्ट लगाएगा, यानी आपको इंटरेस्ट दे रही है 6% और अगर कोई लोन ले रहा है उससे इंटरेस्ट ले रही है 12%. तो ये जो डिफरेंस आता है, इस तरह से इन दिस वे बैंक अर्न्स प्रॉफिट, इस तरह से बैंक पैसा कमाते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं. अब ये कह रहा है लुक एट 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप. 10 रुपए के नोट को देखिए, उस पर क्या लिखा है. सबसे ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक. इसका क्या मतलब होता है, क्या गारंटी होती है? तो आंसर लिखेंगे इन इंडिया ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स. चिल्ड्रन, बैंक तो कई सारी हैं, एक्सिस बैंक भी है, यस बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बहुत सारी बैंक है, लेकिन जो पैसा इश्यू करता है, जो करेंसी इश्यू करती है, वो केवल एक ही बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस स्टेटमेंट मीन्स द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी करेंसी बनाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है. यानी कि अगर मैं इस 10 रुपए के नोट को लेके भारत के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, किसी भी स्टेट में चला जाऊं, तो हर जगह ये पैसा चलेगा, क्योंकि इस पे मोहर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है. दैट मीन्स वन कैन यूज दिस करेंसी ऑल ओवर इंडिया. इसका मतलब इस करेंसी को पूरे इंडिया में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है. Why do we need to expand formal sources of credit in India? Formal sources of credit क्या होता है? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, दो सोर्सेज होते हैं उधार लेने के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. फॉर्मल में तो आती हैं आपके बैंक आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, और इनफॉर्मल में आ गए आपके जैसे मनी लेंडर आ गए, गांव में साहूकार आ गए, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त हो गया. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हमको इंडिया के अंदर फॉर्मल जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के वो बढ़ाने क्यों चाहिए सरकार को, जिससे लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए. क्योंकि कई बार ये देखा गया जो मनी लेंडर होते हैं, साहूकार होते हैं, ये जरूरत से ज्यादा पैसा लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे किसानों को, गरीब आदमियों को. ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैसा ले लेते हैं. तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? We need to expand formal sources of credit in India due to following reason. Number 1, the money lenders take higher interest on loans. अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो कम इंटरेस्ट पे ही पैसा हमें दे देता है, जबकि जो मनी लेंडर है वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है. दे जनरली चार्ज 5% पर मंथ. कई बार ये देखा गया है कि 5% तक पैसा वो ले लेते हैं मनी लेंडर. 5% वहां मतलब हो गया, यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए आपको दे रखे हैं तो वो हर महीने आपसे 5,000 रुपए लेते रहेंगे. तो यानी कि पूरे साल में कितने हो गए? 12 5 60,000 रुपीज हो गए. तो 1 लाख पे 60,000 तो ब्याज ही ब्याज बन गया. वेयर एज द बैंक चार्जेस अबाउट 10 to 15% पर एनम. और वहीं पे अगर बैंक की बात करें तो बैंक पूरे साल में 10 से 15% के बीच में लेता है. मान के चलो 12% ले रहा है, तो बैंक ने 1 लाख रुपए पे लिया केवल आपसे 12,000. तो कहां आपका केवल इंटरेस्ट ब्याज बना, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और कहां आपको एक साल का 60,000, 5 गुने का अंतर आ रहा है. इसीलिए हमको जब भी लोन लेने की जरूरत पड़े तो हम फॉर्मल सोर्सेज से लें, बैंक वगैरह से लें, ना कि किसी मनी लेंडर से. व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजीज फॉर द पुअर? एसएचजी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसमें कुछ लेडीज होती हैं आसपास जो छोटा मोटा काम करती हैं, वो ही अपना ग्रुप बना लेती हैं. हर महीने वो 1,000 2,000 3,000 रुपए इस ग्रुप में डालती रहती हैं. इसका फायदा क्या होता है? मान के चलो इस लेडी की बेटी की शादी आ गई, अब इसको अचानक से 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो जो ग्रुप में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो ये इन्हीं से ले सकती है. ये लेडी इन लेडी को क्यों दे देंगी? क्योंकि ये सारी लेडीज इनको जानती हैं बहुत सालों से. तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ना तो इन्हें बैंक के पास जाना पड़ता, ना किसी मनी लेंडर के पास जाना पड़ता. द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजी फॉर द पुअर इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट. एसएचजी का जो बेसिक आइडिया है वो है जो गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना एट वेरी लो इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट. अब देखो, मान के चलो इस लेडी की बेटी की शादी थी, तो इन लोगों ने कहा चल यार तूने 2 लाख रुपए उठाए हैं
तू हमें 2 लाख ही वापस कर देना, तेरे से क्या इंटरेस्ट लेना, तू तो हमारी बहन जैसी है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये लोग आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं और एक दूसरे की खुशी में अपने गम में साथ भी निभाते हैं। दस द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू कलेक्ट सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स। अब मान के चलो हर मेंबर 10,000 रुपए कमा रहा है हर महीने, तो वो 2-2 हजार रुपए अगर जमा करे तो इस तरह से साल में उसके 24,000 रुपए जमा हो गए। टू प्रोवाइड लोन्स विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेने जाओगे तो बैंक ये देखता है अगर आप 1% उसका लोन नहीं दे पाए तो क्या आपके पास कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लॉट, कुछ ऐसी चीज है जिसको कल को बेच के जो बैंक है वो अपना पैसा निकलवा ले। टू प्रोवाइड लोन एट रेस्पॉन्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म्स। और इसका एसएचजी का एक और मोटो है कि अगर इंटरेस्ट भी देना है तो बहुत कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, बहुत कम ब्याज पे लोगों को पैसा मिल जाए। चिल्ड्रन, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसा कि आप 10th क्लास में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। वैसे तो बैंक पैसा उधार दे देती है, लोन दे देती है, लेकिन कुछ लोगों को लोन क्यों नहीं देती? उसके क्या रीजन है? भाई, जो लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर नहीं दे पाते या नहीं देते, उनको बैंक लोन नहीं देती। बैंक को अगर पता चल जाए कि ये आदमी तो भाई डिफॉल्टर है, इसने पहले भी कुछ बैंक से लोन ले रखा है और वो ही अभी तक इसने चुकाया नहीं है, उन लोगों को भी लोन नहीं देती। बैंक को अगर ये पता चल जाए कि ये तो जो लोन मांग रहा है ये तो अपराधी है, इलीगल एक्टिविटीज में है, उसको भी लोन नहीं देती। तो आंसर देंगे द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड सर्टेन बोरोवर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पूरा क्वेश्चन से लिखा। नंबर 1, बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू पीपल हु आर अनेबल टू प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था भाई, जो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने नहीं देगा उसको बैंक लोन नहीं देगी। दूसरा, बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू पीपल हु हैव नॉट रीपेड प्रीवियस लोन। अगर बैंक को पता लग जाए कि भाई इसने तो पहले भी लोन ले रखा है, इसने पुराना ही नहीं चुकाया, तो उसको लोन नहीं देगी। बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू द पीपल इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज। अगर इलीगल एक्टिविटीज में है कोई पर्सन तो उसको भी लोन नहीं देती। इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। अब जो बैंक के ऊपर जो बैंक काम कर रही है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एग्जांपल को ऐसे समझो, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल मैडम है वो हर टीचर के ऊपर नजर रखती है, मैथ वाले सर के ऊपर, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, वो ये देखती हैं प्रॉपर स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं हो रही, स्पोर्ट्स पीरियड टाइम पे लग रहा है या नहीं लग रहा, बच्चों की कॉपीज चेक हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उस तरह से ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो दूसरी बैंक पे ये चेक रखती है कि ये अपने अकाउंट को, कैश को, ऐसा तो नहीं पूरा लोन में ही इन्होंने निकाल दिया। भाई मान के चलो मैंने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, मुझे तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो बैंक मुझे मना नहीं कर सकता, तो बैंक को कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रखना भी होता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैंक है केवल अमीर आदमियों को लोन दे रही है, गरीब आदमी को तो लोन नहीं दे रही। दूसरा, वो ये तो देखती है कहीं कोई बैंक अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, कहीं जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रही। तो आंसर कैसे लिखोगे? इट मॉनिटर्स दैट अ बैंक मेंटेन्स द कैश बैलेंस। ये देखती है कि बैंक अपने कैश को मेंटेन कर रही है जितना उसको मिनिमम बताया गया है या नहीं कर रही। दूसरा, ये क्या देखती है? लोन्स आर नॉट जस्ट गिवन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू स्मॉल फार्मर्स। ये देखती है कि कहीं केवल अमीर आदमियों को ही तो लोन नहीं दिया जा रहा, क्या गरीब लोगों की भी बैंक हेल्प कर रही है लोन देके या नहीं कर रही। और तीसरा, ये क्या देखती है? इट ऑल्सो कीप्स अ रेगुलर चेक ऑन इंटरेस्ट रेट। कहीं कोई बैंक मनमानी ढंग से उल्टा सीधा इंटरेस्ट या और ब्याज तो नहीं ले रही अपने कस्टमर से। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि उधार लेने से आदमी उधार के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन कई बार इससे डेवलपमेंट भी तो होता है। कई बार आपने कहानी सुनी होगी कि यार मैंने उधार लेके अपना काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज मेरा लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज मेंशन बिलो। नंबर 1, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बोरोवर। भाई, एक आदमी अपनी दुकान में सामान भर रहा है,
ठीक है, उसको पता है दिवाली आने वाली है, ज्यादा सामान ले लूंगा थोड़ा लोन लेके तो अच्छी बिक्री होगी। इफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स, अगर रीजनेबल टर्म्स में गरीब इंसान को क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, ऑन कंडीशंस, ठीक है, इफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, यस, तो उसका एक किसान है, उसने लोन तो लिया था, उसको अच्छे इंटरेस्ट पे वो मिल गया, उसने खूब फसल उगाई, फसल से खूब फायदा हो गया, वो भी अमीर हो गया। विद क्रेडिट पीपल में स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस, कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा चल गया। क्वेश्चन है मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप स्मॉल बिजनेस, मानव को छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए लोन लेना है। ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड टू वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और मनी लैंड, किस बेस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको लोन कहां से लेना है। चिल्ड्रन मान के चलो आपको फोन खरीदना है, तो आप हर वेबसाइट को चेक करते हो ना, अमेजोन को, मीशो को, फ्लिपकार्ट को, भाई जिस पे आपको सस्ता मिलेगा, बढ़िया डील मिलेगी, वहां से लोगे। तो मानव क्या चेक करेगा, मानव विल डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और द मनी लेंडर ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा क्वेश्चन में से नंबर 1, कौन उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहा है, जो ब्याज कम लेगा वहां से लेगा। नंबर 2, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, भाई हर महीने मुझे कितना पैसा देना है, जहां उसको बढ़िया लगेगा वहां से लेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई पर्सन या बैंक लोन देती है वो ये देखती है अगर ये मेरा लोन नहीं दे पाया तो इसके पास कुछ है जिससे बेच के हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो वो मानव ये देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी संस्था है जो मुझसे कोलेटरल नहीं मांग रही, वो वहां से लोन ले लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर, कभी कभी बैंक छोटे फार्मर्स को लोन क्यों नहीं देती। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था, फार्मर ने लोन लिया, फसल भी लगाई, फसल बर्बाद हो गई, ना तो फार्मर बैंक का पैसा लौटा पाया और ना कुछ कर पाया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो गया, बैंक को, इसलिए बैंक नहीं देती। मैनी अ टाइम इट हैज बीन सीन दैट स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे द इंटरेस्ट, कई बार ये देखा गया है कि छोटे फार्मर जो इंटरेस्ट है वो वापस दे नहीं पाते, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया या कोई और वजह हो गई उस वजह से, इसलिए बैंक कई बार उनको लोन नहीं दे पाती। व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो, स्मॉल फार्मर्स और कहां से पैसा ले सकते हैं, मनी लेंडर से ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेडर से ले सकते हैं। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर स्मॉल फार्मर, हमने क्रेडिट यानी उधार के फायदे देखे कि भैया नया बिजनेस शुरू कर सकता है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकता है। नुकसान ये देखिए कि अगर आपका नुकसान हो गया तो एक तो आपने कर्जा ले रखा है, किसी का लोन ले रखा है, प्लस इसका इंटरेस्ट और चल रहा है, तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप, अगर क्रॉप फेलियर हो गया, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर स्मॉल फार्मर्स टू रीपे द लोन, अब उस छोटे से फार्मर के लिए जिसने वो धनराशि, वो पैसा लिया था, अब तो बेचारा वो चुकाए कहां से, क्योंकि उसकी फसल ही बर्बाद हो गई। दस इन ऑर्डर टू रीपे द स्मॉल फार्मर सेल्स अ पार्ट ऑफ देयर लैंड, और अब उसको लोन चुकाने के लिए जो छोटी मोटी उसकी जमीन है वो भी उसको बेचनी पड़ती है। दिस मेक्स देयर कंडीशन इवन वर्स, जिससे उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट, उनको आसानी से और कम इंटरेस्ट पे लोन कहां से मिल सकता है। बिसाइड्स बैंक्स, बैंक्स के अलावा द मेजर सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, पहले में आएगा पुअर, आज भी गरीब लोग ज्यादातर जो लोन ले रहे हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं, यानी बैंक से नहीं ले रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं ले रहे, अपने गांव में ही किसी साहूकार, किसी मनी लेंडर से ले रहे हैं। डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज डेट बर्डन, यानी अगर आप बड़ा पैसा ले रहे हो, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो आप डेट बर्डन में फंस सकते हो, डेट ट्रैप में, मतलब कि उसका नहीं चुका पाया, फिर दूसरे से उधार लिया, फिर दूसरे में आएगा हाई। डैश इश्यू करेंसी नोट, करेंसी नोट इंडिया में कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट, अभी हमने देखा था, इसमें आएगा आप जब पैसा जमा करते हो तो उस पर तो आपको केवल 5-6% इंटरेस्ट देती है बैंक, लेकिन अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो आपसे 12%, तो इसमें डिपॉजिट। डैश इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, ये हमने बताया, कोलेटरल वो एसेट है, वो मकान, दुकान या प्लॉट है जिसको उधार लेने वाला ये दिखाता है कि भाई अगर इन केस में उधार नहीं ले पाया तो आप इस चीज को बेच के मेरा वो ले सकते हो।
अब इसमें से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन एसएचजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग। जो डिसीजन है वो कौन लेता है, वो उसके मेंबर्स लेते हैं। अभी हमने देखी थी ना, लेडीज बैठी थी गोल चक्कर में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब उनका पैसा है तो डिसीजन भी वही लेती है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। फॉर्मल सोर्सेज में कौन कौन नहीं आते, एम्प्लॉयर्स नहीं आते। इस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। यहां पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई हुई है गाइज, ये है हमारा प्यारा देश भारत। अब आपको पता है तरह तरह के कंट्रीज है, इंडिया से जो सामान है वो इस कंट्रीज में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं, इधर भी। और इंडिया में जो सामान है वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो सिटीजन है वो यूएस में भी रह सकता है, वो कनाडा में भी रह सकता है ना, हम जापान में भी रह सकते हैं, हम कहीं पे भी बिजनेस करें किसी भी कंट्री में जाके, और कोई भी कंट्री हमारे यहाँ आके बिजनेस करे, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो इस वाली बात को इजी वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 लाइन में, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है किसके बीच में, अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। देखो एक वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है, वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट वन कंट्री कैन डू बिजनेस इन अदर कंट्रीज एंड वाइस वर्सा। एक कंट्री दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस कर सकता है और दूसरे कंट्रीज भी उस कंट्रीज में आके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आईफोन है, एप्पल का फोन है, क्या वो हमारे देश की कंट्री है? नहीं, अमेरिका की कंपनी है। लेकिन क्या वो हमारे कंट्री में आके, आपने आई क्रेस्ट के नाम से या एप्पल के स्टोर देखे होंगे, ठीक है, ऐसी एमआई भी हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन वो कंपनी चाइना की है और यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है। दिस इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने कई बार एमडीएच के मसाले का ऐड देखा होगा, तो क्या ये मसाले केवल इंडिया में बिक रहे हैं? नहीं, आप एमडीएच के मसाले जो है अमेरिका में भी खा सकते हो। अब देखो इंडियन प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह पे बिक रहा है, तो यही ग्लोबलाइजेशन है। तो एक लाइन और लिख दोगे, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। खाली बिजनेस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, इवन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। यहां तक कि लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, किसके लिए? बेटर जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भाई आपको पता है भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत ने क्या देखा, पहले तो यार हमको ये लोग जो परेशान करते थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है, ये अपना विदेशी चीजें बेचते थे, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे जो मर्चेंट हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, तभी तो गांधी जी वो लेके आए थे कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी अपनाओ, उनको परेशानी हो रही थी। तो अगर अभी हमने स्टार्ट कर दिया फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब है विदेशों से सामान मंगाना, तो हमारे जो मर्चेंट है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो ठप पड़ जाएगी। तो हमने क्या किया, इंडिया ने बंद कर दिया कि हम बाहर से कुछ भी चीजें नहीं लेंगे, बस जो असेंशियल चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, बस केवल वो लेंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर, बैरियर का मतलब है कि हम अपने देश में कोई चीज अलाउड नहीं करते थे स्टार्टिंग में। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी, वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ऐसा भारतीय सरकार ने इसलिए किया था ताकि जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बच जाए, क्योंकि देखो बाहर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, वो अगर इंडिया में उसी टाइम आ जाती तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या सरवाइव नहीं कर पाते। इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s। अब हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा क्या नाम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ, थोड़ा सा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, एंड दीज इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद फॉरेन इंडस्ट्रीज। उसी टाइम पे भारत आजाद होने के बाद ही अगर फॉरेन ट्रेड स्टार्ट कर देता, तो क्या हमारे प्रोड्यूसर्स बाहर के प्रोड्यूसर से कम्पीट कर पाते? ना कर पाते, तो फिर से वही वाली दिक्कत आ जाती जो पहले आ रही थी, तो इसलिए बंद कर दिया गया। Thus the government allowed imports of only essential item, जो केवल जरूरी चीज है, जैसे मशीनरी अगर कोई मंगानी है तो आप मंगा लो, फर्टिलाइजर्स मंगाने तो मंगा लो। अब पेट्रोल हमारे यहाँ कम मिलता है, ठीक है, बाहर गल्फ कंट्रीज में ज्यादा है, तो वो आप मंगा सकते हो, लेकिन और ज्यादा चीज नहीं। लेकिन अब जब आज की डेट में जब आप मार्केट जाते हो तो आपको सैमसंग का फोन भी दिखाई देता है, एप्पल का फोन भी दिखाई देता है, एमआई का भी, रियलमी, वीवो, ओप्पो और भी ना जाने कितनी कंपनीज जो विदेशी कंपनियां हैं।
तो जब भारत को लगा कि यार अब हमने अपनी प्रोग्रेस जो करनी थी कर ली है काफी हद तक, अब टाइम आ चुका है कि अब हम संसार के साथ कनेक्ट करें, कदम से कदम मिला के चलें, तो भारत ने 1991 में, बट लेटर ऑन दीज बैरियर्स वर रिमूव टू इंक्रीज ट्रेड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो बैरियर था कि ना तो आप हमारे यहाँ के बिजनेस करोगे ना हम आपके यहाँ जाके बिजनेस करेंगे, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब भारत आजाद हो गया। किस वे में आजाद हो गया? आजाद तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन अब आजाद हो गया कि इंडिया भी बाहर जाके बिजनेस कर सकता है और बाहर की कंट्रीज भी यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज? अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लेबर लॉज में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है वो कैसे हेल्प करेगी? ये 2 पॉइंट लिख देना। नंबर 1, कंपनीज कैन नेगोशिएट लेबर्स वेजेस, मतलब कंपनी भैया निगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं भाई हम 500 रुपए रोज के नहीं देंगे, हम तो आपको 400 रुपए देंगे रोज के। कंपनीज कैन रिमूव और हैव द लेबर्स एज पर देयर नीड, कंपनी कह सकती है भैया हमें देखो 2 महीने के लिए जरूरत है, 12 महीने के लिए जरूरत नहीं है, तो कंपनी कभी भी आपको हायर कर सकती है और कभी भी आपको निकाल सकती है, मतलब एज पर देयर नीड। What are the various ways in which MNCs set up or control production in other countries? Guys, आप देखना जिस भी सिटी में आप रहते हो, जो शहर की का जो बीच जो सेंटर एरिया होता है वो हमेशा सबसे कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास स्कूल्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और सारी रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। जितना आप इससे दूर होते जाओगे वहां पे जमीन सस्ती होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम घर बनाते हैं या कोई भी जो चीज है वो ये देखती है कि भाई वहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कूल पास में है या नहीं है, बस स्टैंड पास में है या नहीं है। ऐसी एमएनसीज भी, एमएनसीज क्या है, मल्टी नेशन जो कॉर्पोरेशन है, जो कंपनीज है, वो ये देखती है क्या हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, क्या हमें लेबर मिलेगी, क्या हमें पावर सप्लाई पूरी मिलेगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? एमएनसी सेटअप कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज इन फॉलोइंग, दूसरे कंट्रीज में इस तरह से सेटअप करती है। क्या क्या देखती है वो? ये फैक्टर देखती है। नंबर 1, क्लोजनेस ऑफ द प्लेस टू द मार्केट, वो देखेगी कि हमारी जो जगह है मार्केट के पास है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, क्या हमें कम दाम पे काम करने वाली लेबर मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर, जैसे प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ये सब मिल जाएगा या नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा टैक्स कर दे तो गवर्नमेंट हमारे लिए फेवरेबल रहेगी या नहीं रहेगी। At times, MNC set up production jointly with local companies. अब कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दूसरे देश की, वो क्या करती है, उन्होंने देखा कि यहाँ की एक लोकल कंपनी है जो जीन्स बनाती है, चलो इनके साथ टाई अप कर लेते हैं। तो इसमें लोकल कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि भाई उसको बड़ी बड़ी मशीन मिल गई, नई टेक्नोलॉजी मिल गई, प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई, उसका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया। और एमएनसी को ये फायदा हो जाता है कि अब उसको ये जो झंझट था कि एक जगह लें, फिर लेबर को लाएं, फिर उसको ये करें, वो सब उसका काम बच जाता है। तो कई बार एमएनसीज क्या कर सकती है, ज्वाइंट कर लेती हैं, किसी लोकल कंपनी के साथ मिल जाती हैं, बिकॉज द लोकल कंपनी हैज द नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस कंडीशंस। वहां का मार्केट कैसा है ये चीज लोकल जो ओनर है उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? अब ये कह रहा है कि जो अमीर कंट्री है यानी डेवलप्ड कंट्री है, वो छोटे कंट्रीज से क्यों चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ ट्रेड करना शुरू कर दें। भाई अमीर कंट्री बड़े चालू हैं, वो ये चाहते हैं कि हम और रिच हो जाएं, क्योंकि भाई इनके पास तो वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास अच्छे अच्छे फोन नहीं है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ फोन भेजने लगे या यहीं पे हमारा एक प्लांट सेटअप हो गया है ना, तो ये लोग हमारे फोन खरीदेंगे, हमारे कंप्यूटर खरीदेंगे, हमारे क्लोथ्स खरीदेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे कंट्री को कोई फायदा नहीं है, उनको भी फायदा है, उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, वो भी थोड़ा डेवलप करेंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पूरा यहां तक क्वेश्चन से ही लिया। बिकॉज देन द एमएनसीज कैन सेट अप फैक्ट्रीज इन लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग नेशंस। अब ये जो बड़े कंट्रीज हैं ये चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ जो ट्रेड बैरियर है वो हटा दें, ताकि हम कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और ज्यादा कर पाए। अब आप देखो, जैसे आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, आप मैकडी पे बर्गर खाते हो, तो क्या ये इंडिया की कंपनी है? नहीं, ये कंपनी बाहर की है और इंडिया ही में नहीं और भी ना जाने कितने
कंट्रीज में इनका पिज्जा चल रहा है, इनके बर्गर चल रहे हैं, इस तरह से इनकी फ्रेंचाइजी चलती है और इस तरह से दे मेक बिग प्रॉफिट्स, ये बड़ा पैसा कमाते हैं विद लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कम खर्चे में। अब क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न? डेवलपिंग कंट्रीज को क्या डिमांड करनी चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज शुड डिमांड इन रिटर्न फॉर प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चक्कर में हमारा जो माल है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब आपने देखा होगा, एक तो मैकडी का बर्गर है और एक बर्गर ठेले पे बेच रहा है, तो आपने देखा होगा कि ठेले वाला अपना बिजनेस कर रहा है, मैकडी वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग ये वाला बर्गर, ये वाली चीज अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें तो 20 रुपए में ही चाहिए तो भैया तुम इधर आ जाओ। तो इस तरह से हाउ हैज लिबरलाइजेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? अब ये देखो, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, अगर ये अपने पे बैरियर लगा ले कि नहीं भैया हम बाहर से कोई चीज नहीं मंगाएंगे और ना ही अलाउ करेंगे किसी को, और ये भी लगा ले और ये भी लगा ले और ये भी लगा ले, तो क्या ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा? इसकी प्रोडक्ट यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसका फिर तो ग्लोबलाइजेशन रहा ही नहीं। तो ये कह रहा है कि जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड के वो थोड़ा इजी हो जाए। अब इजी कैसे हो जाए? मान के चलो 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, और दूसरे कंट्री में आके वो 150 रुपए की हो जाती तो ये सही है, चलो ठीक है, 50 रुपए भाई उसमें बीच में टैक्स लग गया इस कंट्री को। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज और भाई साहब वो 1000 रुपए की यहाँ पे हो गई, तो इसका मतलब जो टैक्सेस लिया जा रहा है दूसरे कंट्रीज में जाने में वो बहुत ज्यादा है। अब ये वाले लोग इसको खरीदेंगे नहीं क्योंकि ये इनको 1000 की पड़ रही है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो टैक्सेस हैं या जो दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल इजी रहे, जिससे कंज्यूमर को भी फायदा हो और दोनों कंट्रीज को भी फायदा हो जो भी ट्रेड कर रहे हैं। बाय मेकिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इजियर, तो अगर हम इस चीज को इजी कर दे सरकार तो हो सकता है। कैसे? अर्लियर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज हैड प्लेस्ड बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है पुराने टाइम में कई सारे जो छोटे कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने बैरियर लगा रखे थे कि ना तो भैया हम बिजनेस करेंगे ना बिजनेस देंगे फ्रॉम अब्रॉड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमने इंडिया वाला केस भी देखा था कि भारत की सरकार ने फ्री होने के बाद ये वाला काम किया था। क्या किया था? However, to improve the quality of domestic goods, these countries have removed the barriers. तो जैसे इंडिया ने बाद में हटा लिया था ताकि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी धीरे धीरे compete करें और अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, तो धीरे धीरे इन कंट्रीज ने भी वो बैरियर्स हटा लिए। Thus, liberalization has led to a further spread of globalization because now business are allowed to make their own decisions on imports and exports. तो अब ज्यादातर कंट्रीज ने जो लिबरलाइजेशन को फॉलो कर लिया है, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब ये समझ लेना कि कम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया कि हम तो आने ही नहीं देंगे विदेशी चीजों को, ये कर देंगे, नहीं, जिससे ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस? देखो बार बार घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि फॉरेन ट्रेड यानी कि जैसे मान के चलो ये इंडिया है, यहाँ पे ये दूसरे कंट्रीज है सपोज, तो अगर हम कह रहे हैं अगर हम इसके साथ ट्रेड करेंगे, इसके साथ ट्रेड करेंगे, इसके साथ ट्रेड मतलब बिजनेस करेंगे, तो इसकी वजह से लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन मतलब कनेक्टेड है, जैसे आपने देखा होगा एक गली दूसरी गली में निकल जाती है, दूसरी गली इस गली में निकल गई, यहां से आप इस गली में निकल गए, तो पूरा ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, जुड़ा हुआ। तो फॉरेन ट्रेड हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, पूरी उसी में से आगे। बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड द प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल टू compete एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू द मार्केट। अभी हमने देखा था ना, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी हुई हैं। एप्पल फोन सोच रहा है मैं वीवो से बढ़िया बना दूं, वीवो सोच रहा है मैं ओप्पो से बढ़िया बना दूं, ओप्पो सोच रहा है मैं सैमसंग से बढ़िया चीज ले आऊं। अच्छा, जब कंपटीशन होगा तो सारी कंपनीज अच्छी से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी और प्लस अपने जो प्राइस रेट है उसको भी कम से कम करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कंज्यूमर्स का अटेंशन वो खींच सके, ड्रॉ कर सके। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड नॉट जस्ट टू द सेलर बट ऑल्सो टू द बायर टू द। अब ये सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी विदेशी कंपनी का फोन हमारे यहाँ बेच रहे हैं लोग,
तो क्या केवल विदेशी कंपनी को फायदा है? भाई हमारे यहाँ के जो लोग बेच रहे हैं उनको भी तो फायदा हुआ, जो कंज्यूमर हैं जो उस चीज को यूज कर रहे हैं कि भाई हमको इंडिया बैठे बैठे अमेरिका का प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहा है, क्या उनको फायदा नहीं है? उनको वो ब्रांड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, their choices have expanded as now they get to choose products manufactured by not only domestic companies but also, तो अब वो कह रहा है कि अब उनको चॉइसेस ज्यादा मिलती है। पहले आपको केवल इंडिया के 2 फोन बना रही है तो यही 2 फोन मिलेंगे, लेकिन अब आपको 36 फोन मिलेंगे। चूज कर लो भैया, इंडिया का लोगे बाहर का लोगे जैसे भी है। वैसे एक चीज बता दूं, हम इंडियंस हैं, हमको कोशिश ये करनी चाहिए दोस्त कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडियन ही यूज करें सो दैट हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। अगर ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही चलता रहता है फ्यूचर में भी, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 इयर्स फ्रॉम नाउ? क्या आप पता कर सकते हो या बता सकते हो कि 20 साल बाद क्या हालत होगी? ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल, ऐसे ही चलता रहेगा। 20 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी मोर एफिशिएंट। आप देख रहे हो दिन पे दिन आप नई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हो, तो जो प्रोडक्शन है वो और बेहतर हो जाएगी, कंपटीशन मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाएगा, एडवांसमेंट इन एवरी फील्ड विल बी एविडेंट। हर चीज में भाई साहब और ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विल आल्सो इंक्रीज। जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है चीजों की वो भी बढ़ जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, सपोजिंग नहीं होता सपोज होता है, सॉरी। सपोज अब आपने देखा दो लोग ना लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, एक कह रहा है ग्लोबलाइजेशन बढ़िया चीज है, एक कह रहा है ग्लोबलाइजेशन खराब चीज है, तो आप क्या कहोगे? आप उसको दोनों बात बताओगे, भाई देखो ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी और नुकसान भी, वैसे फायदे ज्यादा हैं। तो पहले आप एडवांटेज लिखा दो। नंबर 1, इम्प्रूव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज्यादा तो ट्रेड करने का मौका मिलता है यानी बिजनेस का। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जब ट्रेडिंग होगी तो यार लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही बढ़ेंगे। पीपल कैन बाय गुड्स दैट आर मेड अक्रॉस, पीपल एक जगह पे बैठे बैठे उन चीजों को भी खरीद पाएंगे जो किसी दूसरे देश में बन रही है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, नुकसान? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द रिच एंड करस्पॉन्डिंग डिक्रीज, ये जो रिच लोग जो होते हैं ये तो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो अमीर नहीं हो रहे, वो पहले से रिच नहीं हो रहे, लेकिन उस रेट से रिच नहीं हो रहे जिस तरह से एक अमीर आदमी ज्यादा रिच हो रहा है। तो ये अमीरों के लिए ज्यादा अच्छा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू अर्न मच प्रॉफिट। अब आपने सुना होगा कि चाइना के जो टॉयज है वो इंडिया में आ जाते थे, बड़े सस्ते सस्ते मिलते, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देते थे, इंडियन टॉयज को। तो होता क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बेचारी फ्लरिश नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस। सो आई होप ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।